नमस्कार। आगामी 31 जुलाई को हमारे कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी का जन्म दिवस है और इस उपलक्ष्य में कुछ उनकी जो रचनाएँ हैं, उनको लेकर के जो उनके नॉवेल्स हैं, उनको लेकर के एक छोटा-सा प्रेज़ेंटेशन हमने बनाया है और इन्हें आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। आयुष भैया ने एक बृहद जानकारी दी इनके जीवन में, उसको एक छोटी-सी समरी के रूप में मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि मुंशी प्रेमचंद जी 31 जुलाई 1880 में बनारस के लम्ही में जन्म लिए थे और इन्होंने प्रेमचंद और नवाब राय के नाम से अपनी रचनाएँ लिखी। इन्होंने 300 के लगभग में शॉर्ट स्टोरीज़, 14 नॉवेल्स, कई सारे एसेज़, पत्र आदि लिखे। कई सारी चीज़ों का इन्होंने ट्रांसलेशन भी किया। इनकी अ, रचनाओं में मुख्यतः गोदान, गबन, मानसरोवर, ईदगाह, शतरंज के खिलाड़ी इत्यादि हैं और इनकी रचनाएँ न सिर्फ़ हिंदी बल्कि विदेशी भाषाओं में भी, ख़ास करके रशियन, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, इंग्लिश में भी ट्रांसलेट हुई हैं और लोगों में काफ़ी पसंद की जाती हैं। मुंशी जी का सम्मान करते हुए हमारे देश में कई सारी इंस्टीट्यूशंस भी उनके नाम पर हैं, जिनमें कि उनके जन्म स्थान लमही में एक इंस्टीट्यूट है, जो कि उनके रचनाओं को ही स्टडी करने के लिए समर्पित है। उसके अलावा सिलीगुड़ी में मुंशी प्रेमचंद महाविद्यालय है। सन 8 अक्टूबर 1936 को बनारस में एक लंबी बीमारी के बाद इनका देहांत हुआ था। मुंशी जी की रचनाओं की यदि हम बात करें और हिंदी उर्दू साहित्य के इतिहास की अगर बात करें, तो उसको बिफोर प्रेमचंद एंड आफ्टर प्रेमचंद में भी बाँटा जा सकता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि मुख्य तौर पर प्रेमचंद जी की रचनाओं के आने के पहले प्रेम कहानियाँ या फिर फ़िक्शनल जो चीज़ें थीं, उनका एक बहुत ज़्यादा अ, समाज में पढ़ा जाता था। प्रेमचंद जी ने जब अपनी रचनाओं को प्रस्तुत किया, तो उसमें लोगों को बड़े-बड़े महलों और एक फ़िक्शन की दुनिया से बाहर निकाल कर के आम जनमानस, एक मज़दूर हुआ या एक सपेरा हुआ, यहाँ तक कि 2 बैल हैं, 2 अनबोलते जीव, बेज़ुबान जीव, उनके उनका भी पर्सोनिफ़िकेशन करके इन्होंने बहुत खूबसूरती से रखा और इतनी सादगी वाली भाषा में इन्होंने प्रस्तुत किया कि समाज का हर छोटा-बड़ा तबका उस चीज़ से खुद को रिलेट कर पाता था। अपने जीवन काल में इन्होंने 14 नॉवेल्स की रचनाएँ की। एक 15वां भी था जो कि 1936 में इनके देहांत की वजह से अधूरा रह गया, मंगलसूत्र। सबसे पहला इन्होंने जो नॉवेल लिखा था, देवस्थान रहस्य या जो छपा था, ये कहना बेहतर है कि जो 1903 के अक्टूबर से 1905 की फरवरी तक में एक धारावाहिक के रूप में आवाज़-ए-खल्क के द्वारा प्रकाशित किया गया था। बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, द मिस्ट्री ऑफ गॉड्स अबोर्ड के नाम से। 1907 में उनकी नॉवेल आई प्रेमा। प्रेमा जो है वो एक कमेंट्री थी विधवा पुनर्विवाह पे और ये पहली नॉवेल थी एक जो कि प्रेमचंद जी की कंप्लीट नॉवेल मानी जाती है। उसके बाद 1907 में किसना छपी, फिर रूठी रानी 1907 में ही छपी, बाद में उर्दू में फिर उसका अनुवाद हुआ। रूठी रानी के ही दौरान जैसा कि आयुष भैया ने बताया, उस समय ही अंग्रेज सरकार ने इन पर सेडिशन के आधार
पे अ, इनको रोका था और उसके बाद बैन होने की वजह से फिर इन्होंने अपना नाम बदल करके प्रेमचंद रखा और उसी नाम से फिर आजीवन उन्होंने लिखा। 1912 में इनकी वरदान आई, जिसको जलवा-ए-इसर के नाम से भी प्रकाशित किया गया उर्दू में। 1919 में सेवा सदन, 1922 में प्रेमाश्रम, 1924 में रंगभूमि, रंगभूमि के बाद फिर 1925 में निर्मला, 1926 में कायाकल्प, 1927 में प्रतिज्ञा, 1931 में गबन, 1932 में कर्मभूमि, 1936 में आई गोदान, जो कि एक कालजयी रचना है और हिंदी उपन्यासों की बात की जाए तो संभवतः इसका नाम शीर्ष की रचनाओं में आता है, सबसे ऊपर। जैसा कि मैंने बताया कि मंगलसूत्र भी एक वो लिख रहे थे, लेकिन उनके देहावसान के कारण वो पूरा नहीं हो पाया। कुछ इन नॉवेल्स में से मैंने उठाई है, जो कि प्रस्तुत करना चाहूँगा मैं आपके सामने। एक शॉर्ट परिचय होगा उनका, हालाँकि सभी का तो संभव नहीं था, इसलिए मैंने अभी के लिए 4 नॉवेल्स की समरी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का सोचा। उनमें से सबसे पहले है रूठी रानी, जो कि ज़माना मैगज़ीन के द्वारा पब्लिश की गई थी 1907 में और हिंदी-उर्दू में इसका प्रकाशन हुआ। मुख्य किरदार इसके रानी उमादेव, राजा राव मालदेव और रावल लुंडकरन हैं। रूठी रानी एक ऐतिहासिक नोवेला है, एक शॉर्ट नॉवेल है, जो कि सोज़े वतन के नाम से भी आई और जैसा मैंने बताया, जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद से फिर वो नवाब राय से प्रेमचंद बने। रूठी रानी का प्रेमाइस ये है कि जब राजा मालदेव, जो मारवाड़ के राजा थे, उन्होंने रावल लूणकरण पे हमला किया, तो उन्होंने एक शांति समझौते के तौर पे जो रानी थी, रानी उमादेव, जो उस समय राजकुमारी थी, उनका विवाह मालदेव से कर दिया और उसके बाद फिर उन्होंने उनके साथ कई सारी सेविकाएँ भेजी, जिनमें से एक भरमाली भी थी। अनफॉर्च्यूनेटली मालदेव जो थे, उन्होंने भरमाली के साथ कुछ ज़्यादा ही समय व्यतीत कर लिया और ये बात रानी उमादेव को खटक गई। रानी चूँकि बहुत ही ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्टिंग पर्सन थी, तो उन्होंने ये कहा कि आज के बाद मैं जीवन में आपसे कभी बात नहीं करूँगी और इस चीज़ का उन्होंने जब तक राजा मालदेव जीवित थे, तब तक उन्होंने इस चीज़ का पालन किया, जिसकी वजह से उनको रूठी रानी का नाम मिला। आज भी वहाँ पे रूठी रानी का महल काफ़ी प्रसिद्ध है और यदि कभी मौका मिले तो वहाँ पे जाया जा सकता है। दूसरी नॉवेल जिसका ज़िक्र मैं करूँगा वो है प्रेमा। ये इंडियन प्रेस, हिंदुस्तान पब्लिशिंग हाउस के द्वारा 1907 में प्रकाशित हुई थी। उर्दू और हिंदी भाषाओं में इसका प्रकाशन हुआ और इसके मुख्य किरदार अमृत राय, पूर्णा, प्रेमा और अन्य लोग हैं। ये कहानी है अमृत राय की, जो कि एक नौजवान ब्राह्मण वकील थे, जो एक बनारस के काफ़ी धनाढ्य परिवार से आते थे। 18वीं सदी के समय में इन्होंने समाज सुधार का जो उस समय कार्यक्रम चल रहा था, उससे जुड़ने का निर्णय लिया और ये वो समय था जब बहुत सारी बड़ी-बड़ी घटनाएँ भारतीय समाज में हुई, जैसे विधवा पुनर्विवाह, लड़कियों की शिक्षा, सती प्रथा का दमन और बाल विवाह का दमन, कास्ट सिस्टम के विरोध में भी काफ़ी तेज़ी से यही समय है जब बातें उठनी शुरू हुई। तो जो अमृत राय है, वो भी इन्हीं
चीज़ों से जुड़ करके समाज को सुधारने की कोशिश करता है। अब चूँकि उस समय माहौल ऐसा था कि उल्टे अमृत राय ही ऑड वन आउट हो गए और समाज से एक तरह से बहिष्कृत हो गए। नतीजा ये हुआ कि उनकी शादी तय हो रही थी, वो भी उनके जो होने वाले ससुर थे उन्होंने ये कहते हुए तोड़ दिया कि ये अलग दिशा में जा रहे हैं। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कालचक्र में और चूँकि वो उस माइंडसेट के थे कि इन समाज सुधार की चीज़ों को मानते थे, उन्होंने फिर एक विधवा से शादी की, जिनसे उन्हें प्रेम हो गया था। हालाँकि इसके बाद जो उनका विरोध हुआ बनारस में और जो उनका जीवन रहा, ये पूरी नॉवेल उससे डील करती है। प्रेमा वही लड़की है जिससे इनकी शादी होने वाली थी और उन्हीं के नाम पर ये नॉवेल। अगला नॉवेल है वरदान। वरदान ग्रंथ भंडार और धनजू के द्वारा पब्लिश किया गया था सन 1912 में उर्दू में और 1921 में हिंदी में। इसके किरदार मुंशी शालिग्राम, सुदामा, प्रतापचंद, मोटेराम, विरजन और कमला आदि हैं। वरदान जो है वो प्रताप और विरजन की कहानी है। होता क्या है कि प्रताप का जन्म बहुत सारे पूजा पाठ के बाद एक वरदान के रूप में होता है और जब प्रताप छोटे होते हैं, उस समय ही मुंशी शालिग्राम जो उनके पिता हैं, वो कुंभ मेला जाने का, कुंभ स्नान करने का निर्णय लेते हैं और वहाँ से फिर वो वापस नहीं आते। उनके नहीं आने के बाद पंडित मोटेराम द्वारा दबाव बनाया जाता है और इनको अपनी सारी संपत्ति ज्ञात हो कि ये लोग बहुत ही धनाढ्य परिवार से थे, अच्छे खासे वेल टू डू फैमिली थी इनकी। लेकिन शालिग्राम जी के जाने के बाद से इनको सब कुछ बेचना पड़ा, सिवाय एक घर के, जहाँ पे ये लोग रहे। अपना जीवन चलाने के लिए फिर इन्होंने उस घर को किराए पे लगाया और यहाँ पे एंट्री होती है विरजन की। विरजन जो है वो एक उन किराएदार लोगों की भतीजी होती है, उसके माता-पिता का देहांत हो चुका है और बचपन में मज़ाक-मज़ाक में ही विरजन जो है वो प्रताप से शादी की बात करती है। इसे बच्चों का खेल समझ करके उस समय टाल दिया जाता है। धीरे-धीरे समय बीतता है, विरजन बड़ी होती है, एक अमीर परिवार में उसकी शादी होती है। अनफॉर्च्यूनेटली जिससे शादी होती है वो आदमी थोड़ा-सा डिबॉश टाइप का होता है, अय्याश टाइप का होता है और एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है। पति की डेथ के बाद विरजन जो है वो अपने जीवन को एक अलग दिशा देती है और एक जानी-मानी कवयित्री के रूप में समाज में उनका नाम फैलता है। दूसरी तरफ जो विरजन है हमारा, उनके प्रति माफ़ी चाहूँगा, दूसरी तरफ जो प्रताप है हमारा, उनके प्रति विरजन की मित्र माधवी, जिसके सामने उन्होंने प्रताप का कई बार ज़िक्र किया है और माधवी को वो अच्छे लगने लगे। तो माधवी के साथ इनका इंटरैक्शन जो होता है, उसके बाद कई सारी चीज़ें हैं। अंत में प्रताप जो होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि मुझे दुनिया त्याग करके साधु बन जाना है और जो अधिकतर इनकी नॉवेल्स में है प्रेमचंद जी की कि समाज का जो एक ढर्रा है, समाज को सुधारने का जो एक उस समय चल रहा था, उनके किरदार भी कई सारे हैं जो उससे जुड़ते हैं और उसी तरह के ये लोग भी हैं। बिरजन को भी धीरे-धीरे पता चलता है कि प्रताप उनसे प्रेम करते थे, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। माधवी जाती हैं प्रताप के पास जब, तो प्रताप के प्रति जो उनका प्रेम है वो एक डिवोशन में बदल जाता है, उनके विचारों से प्रभावित होकर के
और वो भी फिर साध्वी बन जाती हैं और देश की सेवा में खुद को समर्पित कर देती हैं। अगला और इस नॉवेल का नाम न लें तो ये गड़बड़ होगी क्योंकि जैसा मैंने कहा ये एक माइलस्टोन वर्क है प्रेमचंद जी के जीवन का। गोदान सरस्वती प्रेस के द्वारा सन 1936 में प्रकाशित हुआ था हिंदी में और इसके चरित्र होरी, धनिया, गोबर, भोला, जुनिया, दाता दीन, राय साहब, मिस मालती, मिस्टर मेहता आदि हैं। कहानी का मुख्य पात्र जो है वो होरी है। होरी और उसकी पत्नी धनिया ये गाँव में रहते हैं और एक तरह से पीजेंट फैमिली है इन लोगों की। काफ़ी गरीब-गुरबा परिवार से आते हैं और होरी का सपना होता है कि एक गाय हो उसके पास। इसी क्रम में भोला जो एक और व्यक्ति है, उनसे वो गाय खरीदते हैं। हालाँकि गाय के पैसे देने नहीं रहते हैं उनके पास। ₹80 की वो गाय होती है, उस समय के हिसाब से एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट होता था, ख़ास करके एक पीजेंट फैमिली के लिए। तो ये पैसा उनके पास नहीं होता है और आपस में ये लोग बात-वात कर रहे होते हैं कि कैसे पैसे जुटाने हैं, क्या करने हैं, तब तक जो होता है, होरी के भाई के साथ जो अक्सर भाइयों में देखा जाता है, होरी का एक भाई है जिससे उनका अनबन होती है और जलन की भावना से वो उस गाय को ज़हर दे देता है। अब गाय भी चली गई, गाय के पैसे भी देने हैं। इन सब चीज़ों से वो जूझते-जूझते होरी जो है, राय साहब के साथ काफ़ी डिस्कशन करता है, काफ़ी चीज़ों में परेशान रहता है। इन सब घटनाओं के बीच में क्या होता है कि ये जो भोला है, जिनसे इन्होंने गाय खरीदी है, उनकी एक बेटी होती है, जुनिया, जो कि विधवा रहती है। होरी का जो बेटा है गोबर, उनका प्रेम प्रसंग चल जाता है जुनिया के साथ और जुनिया गर्भवती हो जाती हैं। अब समाज और गाँव का जो है डर है, उसकी वजह से जो गोबर है, वो गाँव छोड़ के भाग जाता है शहर की तरफ। होरी और उसकी पत्नी जो है धनिया, वो लोग इतने भले लोग होते हैं कि वो जुनिया को अपनी पतोह के रूप में, अपनी डॉटर इन लॉ के रूप में स्वीकार करते हैं और बच्चे के जन्म कर्म से लेकर हर चीज़ को उन्होंने स्वीकार किया और अपनी बेटी की तरह वो लोग रखते हैं। हालाँकि इस चीज़ का विरोध पंडित दाता दीन जो हैं, वो करते हैं और एक तरह इनके परिवार का भी बहिष्कार कर दिया जाता है गाँव के द्वारा। अब बच्चे का खर्च है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जिनको लेकर के होरी के पास लगभग ₹200 का कर्ज हो जाता है, अलग-अलग लोगों से और उस वजह से होरी जो है वो लगातार दबाव में रहता है। अंततः उसको अपनी ज़मीन बचाने के लिए अपनी बेटी को भी बेचना अपनी बेटी का भी विवाह करना पड़ता है ज़बरदस्ती दबाव में आकर। अंततः होता ये है कि होरी जो है, वो पैसे चुकाने के लिए एक गाय खरीदने के लिए ताकि उनका पोता दूध पी सके, जो एक बेसिक नेसेसिटी हम मानते हैं, ये छोटी-छोटी चीज़ें भी उस समय के समाज में जो एक बड़ा तबका था, उसके लिए जुटा पाना कितना मुश्किल था, इस कमेंट्री से हम देखेंगे कि उस पैसे को चुका करके और अपने पोते को दूध मिल सके, सिर्फ़ इस चीज़ के लिए होरी जो है, वो ओवरवर्क करने को तैयार हो जाता है और अंततः थकान की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। कुल मिलाकर के प्रेमचंद जी के उपन्यासों का अगर हम एनालिसिस करें, तो ये पाएँगे कि वो सपने नहीं बुनते हैं। उन्होंने समाज की जड़ में जाकर न सिर्फ़ घटनाओं को दिखाया अपने नॉवेल्स में, बल्कि जो उनके पात्र हैं, चाहे उनकी शॉर्ट स्टोरीज़ को भी अगर हम ले लें,
जो उनके पात्र हैं, उनके मन में हर क्षण जो एक विचारधारा चलते रहती है, उसको उनकी कलम ने जिस तरह से प्रस्तुत किया है, कि वो अगले को भी भीतर तक वो महसूस करा देगा। जैसे एक छोटी-सी कहानी उन्होंने लिखी थी, अभी मुझे याद नहीं है, नाम उसका याद नहीं आ रहा। उसमें एक सपेरा होता है जो कि अपने बेटे को बचाने के लिए एक डॉक्टर साहब के पास जाता है और डॉक्टर साहब ये बोल के कि मुझे क्लब जाना है, नकार जाते हैं। वहाँ पे उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है। फिर कालांतर में एक समय आता है जब डॉक्टर साहब के बेटे को साँप काटता है और इस सपेरे को बुलाया जाता है उसे बचाने के लिए। वहाँ पर जो अंतर्मन में ये वाद-विवाद चलता है, उसको कितनी बखूबी से इन्होंने लिखा है, वो एक पढ़ने लायक चीज़ है। ये एक सिर्फ़ उदाहरण था, उनकी हर एक रचना को अगर हम पढ़ेंगे, तो मन में एक तरह का हिलोरे आने लगते हैं भावनाओं के। एक-एक चरित्र जो उन्होंने लिखा है, अगर हम उसको उठा कर के देखें, हर एक के मन में क्या-क्या चल रहा है, वो आप खुद महसूस कर पाएँगे। तो शायद यही कारण है और शायद क्या यही कारण है कि मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट हम लोग कहते हैं और उम्मीद है कि हमारे हिंदी साहित्य को फिर से वो प्यार मिले, जो इनकी कलम की वजह से मिला है। हमारा प्रेज़ेंटेशन देखने के लिए आपको धन्यवाद। हम आपसे आज्ञा चाहेंगे।